13 आप पूरी जिंदगी मेरे दी की साइड रहें। अब आगे। श्री जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही बैठे बैठे उसे काफी देर हो गई थी। वैसे भी इतने लंबे सफर की वजह से वह थक भी गई थी और वहीं सोफे पर बैठे हुए ही सो गई। शाम से रात हो चुकी थी। तभी उसकी रूम का डोर नॉक हुआ। पहले तो नींद में होने की वजह से श्री उस आवाज को सुन नहीं पाई, लेकिन डोर काफी देर से नॉक हो रहा था, इसीलिए श्री की नींद टूट गई और उसने दरवाजे की तरफ देखा। श्री अपनी आंखें मलते हुई सोफे से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक मेड खड़ी हुई थी। श्री उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उस मेड ने श्री से कहा, मैम ने आपको नीचे बुलाया है। डिनर रेडी है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। उद्धरण चिन्ह कहकर वो वहां से चली गई। श्री ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी चेहरे पर पानी की छींटें डाली तो उसकी नज़र अपने गले पर नजर आ रहे उंगलियों के निशान पर गई। ये निशान रणविजय के उंगलियों के थे जो उसका गला पकड़ने की वजह से बने थे। श्री ने टॉवल से अपना चेहरा साफ किया और दुपट्टे को अच्छे से उस निशान पर कवर करते हुए खुद को सही किया। श्री नहीं चाहती थी कादम्बरी जी ऐसा कुछ देखें। जब श्री ने खुद को अच्छे से चेक कर लिया तो अपने कदम वॉशरूम से बाहर बढ़ा दिए। श्री जब नीचे डाइनिंग हॉल में आई तो उसकी नज़र रणविजय पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कादम्बरी जी से कुछ बात कर रहा था और साथ ही साथ अपना डिनर भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र श्री पर गई, उसके फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल से एकदम सख्त हो गए। वहीं कादम्बरी जी ने बिना किसी भाव के श्री की तरफ देखा और उसे कहा, श्री इधर आओ, बैठो और डिनर करो। उद्धरण चिन्ह श्री ने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां बैठने की, क्योंकि रणविजय ने सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त उसके साथ जैसा बिहेवियर किया था तो उसे डर था कि अगर वो फिर से वहां बैठी तो कहीं रणविजय उस पर फिर से भड़क ना जाए। उद्धरण चिन्ह वहीं श्री को अपनी बात ना मानता देखकर कादम्बरी जी ने इस बार फिर से कहा, श्री तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ आकर बैठो। उद्धरण चिन्ह अब श्री एक अलग ही दुविधा में फंस चुकी थी। न तो वो कादम्बरी जी की बात को टाल सकती थी और ना ही रणविजय के ऑर्डर के खिलाफ जा सकती थी। वो अभी अपनी दुविधा में थी कि तभी रणविजय की सख्त आवाज उसके कानों में आई, सुना नहीं तुमने, माँ क्या कह रही हैं? चुपचाप यहाँ आकर बैठो। रणविजय के ऐसा कहते ही श्री धीरे से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और चुपचाप चेयर खिसका कर बैठ गई। श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी नजर उठाकर एक बार भी रणविजय को देखने की, इसीलिए वो चुपचाप अपना सिर झुकाए डिनर करने लगी। वहीं रणविजय खाना खाते हुए बार बार श्री को ही देखे जा रहा था। श्री भले ही रणविजय की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन रणविजय की नज़र की तपिश खुद पर साफ महसूस कर पा रही थी। इस वक्त डाइनिंग हॉल में पूरी तरह से शांति थी। श्री रणविजय के डर से बहुत धीरे धीरे और बहुत कम खाना खा रही थी। दरअसल उसकी चेयर रणविजय के बिल्कुल सामने ही थी। कुछ देर में रणविजय अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी माँ से कहा, मॉम मेरा डिनर हो गया है, अभी फिलहाल मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है, मैं वहीं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह कहकर उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा जो अभी भी चुपचाप सर झुकाए अपना खाना खा रही थी। फिर रणविजय ने अपने कदम वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। कादम्बरी जी ने रणविजय को जाते हुए देखा और फिर श्री की तरफ। कादम्बरी जी साफ नोटिस कर पा रही थी कि जब से श्री यहाँ आई है वो काफी ज्यादा डरी सहमी हुई सी है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो ऐसा है जो रणविजय उनसे छुपा रहा है। कुछ सोचकर कादम्बरी जी ने श्री से कहा, श्री क्या तुम मुझे एक बात का जवाब दोगी? श्री जो खाना खा रही थी, कादम्बरी जी का सवाल सुनकर उसके हाथ रुक गए और उसने नज़र उठाकर कादम्बरी जी की तरफ देखा तो कादम्बरी जी ने एक बार फिर उसके सामने अपना सवाल दोहराया, बताओ मुझे सही सही जवाब दोगी ना? उद्धरण चिन्ह श्री ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया तो कादम्बरी जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, रणविजय शिवांगी से प्यार करता है, लेकिन फिर उसने तुमसे शादी क्यों की और ऐसे अचानक? उद्धरण चिन्ह कादम्बरी जी की बात सुनकर श्री एक अलग ही दुविधा में फंस गई, क्योंकि रणविजय ने उसे साफ धमकी दी थी कि वो किसी को भी उसके रिश्ते का सच न बताए।
श्री ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। बस उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, ये उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। कहने को तो श्री यह जवाब कादम्बरी जी को दे ही रही थी, पर उसकी नज़रें और उसकी आवाज़ खुद इस जवाब का साथ नहीं दे रही थी। कादम्बरी जी को समझते देर नहीं लगी कि श्री उनके सामने झूठ बोल रही है। बात यहाँ कुछ और है। वो श्री से कुछ और भी पूछना चाहती थी, तभी श्री जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए बोली, हो गया आंटी, मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर श्री जल्दी से वहां से चली गई। कादम्बरी जी ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, कभी कभी तुम्हें देखकर नहीं लगता है श्री कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। समझ नहीं आता जो आंखों देखा था वो सच था या फिर सच कुछ और है, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें देखा है, जाना है, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। सोचकर कादम्बरी जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे खड़ी मेड से कहा, मुझे मेरे रूम तक छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। उस मेड ने कादम्बरी जी के व्हीलचेयर को पकड़ लिया और उन्हें उनके रूम की तरफ ले गई। कादम्बरी जी का रूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही था, क्योंकि कादम्बरी जी अपने पैरों से लाचार थी। कुछ साल पहले हुए एक्सीडेंट में उनके चलने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हालांकि रणविजय ने काफी कोशिश की थी कि वो अपनी मां को ठीक कर सके। उसने इस दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपनी मां का ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया था कि कादम्बरी जी के अंदर ठीक होने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनके पति और रणविजय के पिता धीरज भी इस दुनिया से चल बसे थे। अचानक ही हो गए इस एक्सीडेंट ने कादम्बरी जी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उनके अंदर भी जैसे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस अपने बेटे का मुंह देखकर ही वो जिए जा रही थी। श्री वापस अपने रूम में आई और कुछ देर वो सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि उसे यहीं रुकना चाहिए या फिर बालकनी की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि रणविजय ने उससे कहा था कि वो उसकी मर्जी के बिना उसके बेड पर नहीं आएगी। और वैसे भी श्री खुद भी उस बेड पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। उसने मन ही मन कहा, मैं पहले ही जाकर बालकनी में सो जाती हूँ। अगर मैं सो जाऊंगी तो हो सकता है कि ये मुझे परेशान ना करें। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर श्री वापस सोफे से खड़ी हुई और फिर कबर्ड से एक पतला सा ब्लैंकेट निकालकर बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में ही एक झूला रखा हुआ था और वो झूला इतना बड़ा तो था कि एक इंसान उस पर आराम से सो सके। श्री झूले पर ही लेट गई और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान आज बिल्कुल साफ था, इसीलिए आसमान में तारे किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। श्री को हमेशा से ही खुला आसमान और उसमें चमकने वाले तारों को देखना बहुत पसंद था। श्री को याद आ रहा था अपना वह अतीत, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ऐसे ही तारों को देखते हुए श्री अतीत के गलियारों में चली गई। फ्लैशबैक। एक घर के टेरेस पर फर्श पर ही एक पतला सा गद्दा पड़ा हुआ था। उस गद्दे पर दो लड़कियां लेटी हुई आसमान को ही देख रही थी। दोनों ने इस वक्त अपना सिर एक पिलो पर रखा हुआ था और आसमान में नजर आ रहे तारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों ही लड़कियां देखने में किसी परी से कम नहीं थी। इसमें से एक थी श्री और दूसरी थी शिवांगी। श्री ने आसमान में नजर आ रहे उन तारों को देखते हुए ही शिवांगी से कहा, दी, आज आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आपको पता है, मुझे आसमान में ये तारे देखना बहुत पसंद है, क्योंकि आसमान जो इस वक्त पूरी तरह से काला है, फिर भी इन तारों की चमक को छिपा नहीं पा रहा है। ये तारे इस रात के अंधेरे को तोड़कर अपनी चमक हम तक पहुंचा रहे हैं। मुझे यही बात इन स्टॉर्स की पसंद है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने हंसते हुए कहा, श्री, तुम तो किसी शायर की तरह बात करने लगी। वैसे तुमने सही कहा, आसमान वाकई में आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे श्री, तुम ज्यादातर छत पर ही क्यों सोती हो? अब ये मत कहना कि तुम्हें ये तारे देखने होते हैं इसलिए तुम सोती हो। लेकिन तारे देखने का शौक है ना, तो वो तो मैं तुम्हें दिन में भी दिखा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्री ने तिरछी नजर से शिवांगी की तरफ देखा और फिर उठकर आलती पालती मारकर बैठते हुए बोली, दी, ये तारे दिखाने वाली बात मेरे सामने मत करना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत रणविजय जीजू से कर दूंगी कि आपकी होने वाली बीवी किस तरह से मुझे परेशान कर रही है और मुझे डराती धमकाती रहती है। उद्धरण चिन्ह।
शिवांगी हंसते हुए उठी और श्री के सामने ही बैठते हुए बोली, अरे मेरी छोटी सी गुड़िया को गुस्सा आ गया। पर एक बात तुम भी याद रखना श्री, तुम चाहे इनसे मेरी कितनी भी शिकायत कर लो, पर ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। श्री ने अपनी आंखें छोटी कर शिवांगी को घूरते हुए कहा, ऐसी बात है, रुको, मैं अभी खुद रणविजय जीजू से ही ये बात पूछ लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने पास में रखा हुआ फोन उठाया और उस पर एक वीडियो कॉल लगा दी। शिवांगी ने हैरानी से श्री को तो कभी इस फोन को देखा और जैसे ही श्री के हाथ से वो फोन लेने लगी, तभी श्री ने वो फोन उससे दूर करते हुए कहा, अब क्यों डर लग रहा है? अब तो कह रही थी कि रणविजय जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी शिकायत पर ध्यान ही नहीं देंगे। आज मैं भी देख लेती हूँ कि वो अपनी होने वाली घरवाली की बात ज्यादा सुनते हैं या अपनी ये आधी घरवाली की। उद्धरण चिन्ह। तभी सामने से थोड़ी ही देर में रणविजय ने फोन पिक कर लिया। शिवांगी अभी भी श्री के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करने लगी। वहीं श्री ने फोन को थोड़ी दूरी पर रखते हुए रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, देख रहे हैं जीजू, अपनी होने वाली घरवाली को किस तरह से आपकी छोटी सी क्यूट सी साली को परेशान कर रही है। और आपको पता है, अभी अभी ये मुझे धमकी भी दे रही थी कि मुझे दिन में तारे दिखाएंगी। श्री और शिवांगी की ऐसी छिना झपटी देखते हुए रणविजय को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हो गई तुम दोनों की कैट फाइट शुरू। वैसे शिवांगी, तुम मेरी क्यूट सी साली को डरा क्यों रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि ये किसकी साली है? उद्धरण चिन्ह। तो शिवांगी ने हैरानी से कहा, रणविजय, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपकी होने वाली घरवाली हूँ, तो आपको मेरा पक्ष लेना चाहिए ना कि आपकी छोटी सी साली का। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, शिवांगी, तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता है। अगर मैं तुम्हारी तरफ से श्री को डांटता हूँ तब भी तुम्हें बुरा लगता है, और अगर मैं श्री को कुछ नहीं कहता हूँ तब भी तुम्हें बुरा लगता है। पहले तुम डिसाइड कर लो कि आखिर मुझे करना क्या है। उद्धरण चिन्ह। रणविजय की बात सुनकर श्री ने हंसते हुए कहा, वाह जीजू, अभी से बीवी की मर्जी से ही चलने लगे तो बाद में आपका क्या हाल होगा। उद्धरण चिन्ह। तो रणविजय ने उसे डांटते हुए कहा, श्री, तुम कुछ ज्यादा नहीं होने लगी हो। वैसे सच में तुम्हारी दी तुम्हें डांटती है तो तुम भी तो बहुत ज्यादा परेशान करती हो ना इसे। मुझे सब पता है। उद्धरण चिन्ह। तो श्री ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी मेरी दी के होने वाले पति परमेश्वर, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि ये आपकी बीवी बनने से पहले मेरी दी है, जो मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती है। बस मैं तो ये देखना चाहती थी कि मेरे जीजू मेरी साइड लेते हैं या फिर मेरी दी की। लेकिन अगर आप मेरी दी की भी साइड लोगे ना, तब भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप पूरी जिंदगी मेरे दी की साइड रहें। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। श्री की बात सुनकर शिवांगी ने श्री को टाइट हग करते हुए कहा, जानती हूँ मैं, मेरी छोटी सी बहन। उद्धरण चिन्ह। फिर श्री के हाथ से फोन लेते हुए कहा, अब तू कुछ देर के लिए ना हमें अकेला छोड़ दे, क्योंकि मुझे रणविजय से बात करनी है। उद्धरण। श्री ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है जीजू, मैं चलती हूँ। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है। कहकर श्री वहां से चली गई। फ्लैशबैक एंड। उन पुरानी यादों को याद करते हुए श्री नींद की आगोश में चली गई। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल नजर आ रही थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने अतीत को दोबारा जी रही हो, और शायद सपने में भी वो अपने अतीत की उन्हीं सुनहरी यादों को ही देख रही थी। सुबह का वक्त। श्री अपने ब्लैंकेट को पकड़े हुए झूले पर सिमटी हुई सो रही थी। रात को वह बाहर सो तो गई थी, पर बाहर की तरफ ठंड थोड़ी ज्यादा ही थी और वो ब्लैंकेट बहुत ही पतला सा था। पर श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी रूम में जाने की, और उसे नींद भी बहुत गहरी आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए वो ऐसे ही झूले पर खुद में ही सिमटकर सोई रही। तभी सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ने लगी, जिससे बचने के लिए श्री ने उस ब्लैंकेट को अपने मुंह तक डाल लिया। वो अभी जागना नहीं चाहती थी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 14 मेरे तो सारे सपने ही टूट गए।
लेकिन तभी किसी ने उसके ब्लैंकेट को खींचकर उसके ऊपर से हटाया और ठंडे पानी की बकेट सीधा श्री के मुंह पर ही उड़ेल दी, जिससे श्री एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और लंबी लंबी सांस लेते हुए सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उस शख्स के पीछे चमक रही सूरज की रोशनी की वजह से श्री उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखकर वो समझ गई कि ये कोई और नहीं रणविजय ही था। रणविजय ने जब श्री को जागते देखा तो बकेट को फर्श पर फेंकते हुए कहा, अगर नींद पूरी हो गई हो तो जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, हमें आधे घंटे में ही मेंशन के लिए निकलना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो वापस रूम की तरफ चला गया। इस वक्त श्री पूरी तरह से भीग चुकी थी और सुबह सुबह की ठंडक से उसका शरीर कांप रहा था। उसने बालकनी के डोर की तरफ देखा और झूले से उतरकर वो भी रूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम का डोर बंद था, इसलिए श्री कुछ देर वहीं सोफे पर बैठकर रणविजय के बाहर आने का इंतजार करना रही थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। काफ़ी देर तक तो श्री ऐसे ही बैठी रही, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बेड पर रखी हुई कंबल को उठाकर खुद को उससे कवर करके वापस बैठ गई। कुछ ही देर बाद वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई। श्री ने वॉशरूम की डोर की तरफ देखा तो रणविजय अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आया। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का टॉवल अपनी कमर पर लपेटा हुआ था और उसने गीले टॉवल को बिना श्री की तरफ देखे ही उसके ऊपर ही फेंक दिया। श्री ने अपने दोनों हाथों से टॉवल को हटाया और नजरें उठाकर रणविजय की तरफ देखा, जो अब उसकी तरफ पीठ किए मिरर के सामने खड़े होकर ड्राइव से अपने बाल सुखा रहा था, लेकिन मिरर से भी रणविजय की नजरें श्री पर ही जमी हुई थी। रणविजय को अपनी तरफ देखते देख श्री ने वापस अपनी नजरें फेर ली। कहना गलत नहीं होगा कि रणविजय वाकई में काफ़ी ज़्यादा हॉट पर्सनैलिटी का मालिक था। अगर कोई और लड़की रणविजय को इस तरह से देखे तो उसे परफ्लेट ही हो जाए, लेकिन श्री अक्सर रणविजय को देखकर डर जाया करती थी और उसके रणविजय से डरने की वजह भी थी। वो चुपचाप सोफे से खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम के अंदर जा पाती, रणविजय ने अपनी सख्त बाजू में उसकी नाजुक से कलाई को पकड़ा और झटके से उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे श्री एकदम से चौंक गई और उसके मुंह से डर की वजह से चीख निकल गई। रणविजय ने श्री की कलाई को मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया, जिस वजह से श्री अब रणविजय के बहुत करीब थी। पहले ही उसके कपड़े भीगे हुए थे, जिस वजह से वो डर से कांप रही थी और रणविजय की नज़दीकी के डर से तो उसका कांपना और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो डर की वजह से उससे नजरें नहीं मिला रही थी। वहीं रणविजय बिना किसी एक्सप्रेशन के श्री के चेहरे को देख रहा था। उसने श्री की कलाई को थोड़ा सा और मोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो, जैसे पहली बार मेरी इतना करीब आई हो? वैसे कल रात मुझसे बचने के लिए ही तुम बालकनी में जाकर सोई थी ना? उद्धरण चिन्ह। श्री ने ऐसे ही नजरें झुकाए हुए ही कहा, नहीं, वो मैं कल सफ़र से बहुत थक गई थी तो मुझे बाहर बैठे बैठे ही नींद आ गई। सच तो यही था कि श्री रणविजय से बचने के लिए ही बालकनी की तरफ गई थी, लेकिन उसने जानबूझकर रणविजय के सामने बहाना बनाया था और रणविजय के लिए श्री के चेहरे को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं था। उसने एक बार फिर से श्री की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मेरे सामने ये शातिर बनने की कोशिश मत करना श्री, क्योंकि तुम क्या हो और कैसी हो मैं अच्छे से जानता हूँ। श्री को अपनी कलाई में बहुत दर्द हो रहा था और वह दर्द उसके चेहरे पर भी नजर आ रहा था। उसने कराहते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मुझे बालकनी में रहना है, इसीलिए तो मैं। इससे पहले कि श्री आगे कुछ कहती, रणविजय ने उसे खुद के और करीब करते हुए कहा, मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे बेड पर नहीं आ सकती, पर मैंने यह नहीं कहा था कि इसका मतलब तुम मेरी परमिशन के बिना बालकनी में जा सकती हो। क्या कल मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बालकनी में जाकर सो नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। डर की वजह से श्री की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी पलकें उठाकर रणविजय की तरफ देखा और रुआंसी आवाज में कहा, पर मैं बहुत थक गई थी और। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने एक बार फिर उसकी बात काटते हुए कहा, तुम चाहे थक रही हो या चाहे मर भी रही हो, फिर भी तुम्हें मेरे लौटने का इंतजार करना था श्री। आइंदा से यह गलती दोबारा मत करना, और वैसे भी अब तुम कुछ ही देर में वापस अपने उस कैद में जाने वाली हो जहां तुम्हें सिर्फ जख्म और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब खुद को रेडी कर लो एक बार फिर से उस हेल को एंजॉय करने के लिए।
कहकर रणविजय ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और हिकारत भरी नज़र उस पर डाल दोबारा अपने बालों को ड्राई करने लगा। श्री ने अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ की कलाई को पकड़ लिया और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर बाद ही वो दोनों रणविजय के मेंशन के लिए निकल गए। कादम्बरी जी का मूड अभी भी काफी ऑफ था। उन्हें रह रहकर रणविजय के फैसले पर शक हो रहा था। वहीं उन्हें नायरा की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि नायरा कल जिस तरह से यहाँ से नाराज होकर गई थी, वो समझ सकती थी कि नायरा का दिल बहुत दुखी हुआ होगा, क्योंकि नायरा रणविजय के वापस लौटने की बात से बहुत ज्यादा ही खुश थी। कादम्बरी जी ने गहरी सांस ली और फिर अपने फोन पर नायरा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कई बार फोन की रिंग गई, पर नायरा ने फोन पिक नहीं किया। कादम्बरी जी तब तक नायरा को कॉल करती रही जब तक कि नायरा ने फोन उठा नहीं लिया। नायरा ने बहुत ही बुझी हुई आवाज में कहा, जी आंटी, कहिए आपने मुझे क्यों फोन किया? कादम्बरी जी ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, क्यों नायरा, क्या मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती हूँ? क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? तो नायरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, नहीं आंटी, मैं आपसे नहीं अपनी किस्मत से नाराज हूँ। कितना खुश थी कल मैं कि रणविजय कल मेरी और अपनी शादी की बात आपसे करने वाला है, पर मेरे तो सारे सपने ही टूट गए ना आंटी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए नायरा रोने लगी। कादम्बरी जी को नायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, बच्चे शांत हो जाओ, एक काम करो, तुम मेरे पास मिलने के लिए आ सकती हो। तो नायरा ने सिसकते हुए कहा, नहीं आंटी, अभी मेरा मन कहीं जाने का नहीं है। तो कादम्बरी जी ने कहा, देखो नायरा, तुम जानती हो कि मेरे लिए वहां आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाती तो बेटा मेरी भी दिल को तसल्ली मिलती, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज एक बार मेरी बात मान लो। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर चुप रहने के बाद नायरा ने कहा, ठीक है आंटी, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रही हूँ। कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं कादम्बरी जी को अब ये तसल्ली तो हुई कि कम से कम नायरा उनसे मिलने के लिए आ तो रही है। योजक चिन्ह। वहीं रणविजय के मेंशन के बड़े से हॉल में रणविजय एक बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ सोफे के आर्म रेस्ट पर टिके हुए थे और वो सामने खड़ी हुई श्री को बुरी तरह से घूर रहा था। घर के सभी सर्वेंट, जिनमें कावेरी माई भी थी, वो सभी लाइन लगाकर एक साइड खड़े हुए थे। कावेरी माई को श्री को वापस मेंशन में देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि श्री के यहाँ से भागने की सजा रणविजय उसे और भी ज्यादा तकलीफ देकर देगा। पर पहले ही रणविजय को पता चल गया था कि कावेरी माई ने ही श्री को यहाँ से भागने में मदद की थी। इस बार उसने कावेरी माई को भी वार्निंग दे दी थी, इस बार कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे, वरना वो उन्हें नौकरी से निकाल देगा। ऐसा नहीं था कि कावेरी माई को अपनी नौकरी से प्यार था, बस उन्हें श्री की फिक्र थी और वो जानती थी कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ एक वही है जिनके सामने श्री अपना दर्द बांट लेती थी। अगर वही यहाँ से चली गई तो फिर श्री कैसे अपने दुखों को किसी से शेयर नहीं कर पाएगी, इसलिए ये सोचकर उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। तभी रणविजय की भारी आवाज उनके कानों में आई, मेरी एक बात सभी लोग कान खोलकर सुनना, ये कोई यहाँ की मालकिन नहीं है जिसे तुम लोग एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दोगे। ये भी तुम लोगों में से एक है और इसे कोई भी मैम कहकर नहीं पुकारेगा। उद्धरण चिन्ह। कहकर रणविजय ने एक सर्वेंट की तरफ देखा। दरअसल जब श्री यहाँ आई थी तब उसने ही श्री को मैम कहकर पुकारा था, जिस बात पर रणविजय उस पर बहुत बुरी तरह से भड़क गया था। रणविजय को अपनी तरफ ऐसे देख उस सर्वेंट ने जल्दी से अपना सर झुका लिया। रणविजय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज के बाद इस पूरे मेंशन की सफाई ये लड़की करेगी। सुना तुम लोगों ने, और कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कि बाजार के सारे काम भी इसी से करवाए जाए और घर का कोई भी लग्जरी सामान को ये यूज नहीं कर सकती है, न ही यहाँ की गाड़ी। अगर इसे बाहर को सामान खरीदने जाना है तो ये पैदल ही जाएगी और इसमें भी इसकी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि कोई भी इसकी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मदद कर रहा है तो फिर मेरे गुस्से का शिकार होने के लिए तैयार रहे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रणविजय ने कावेरी माई की तरफ देखा। कावेरी माई समझ गई थी कि ये वार्निंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। कावेरी माई रणविजय को समझाने के इरादे से कुछ कहने वाली थी, पर रणविजय मेरी बात तो
पर उससे पहले कि कावेरी माई आगे कुछ कहती, रणविजय ने अपना एक हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया, जिस वजह से कावेरी माई को अब ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। अब जहां तक है, तुम्हें तुम्हारी औकात इस घर में दिखा दी गई है, तो बेहतर होगा जल्द से जल्द अपने कामों पर लग जाओ। उद्धरण चिन्ह। फिर एक मेड से इसे इसकी यूनिफॉर्म दो। उद्धरण चिन्ह। मेड इस बात पर हैरान रह गई क्योंकि जहां तक उसे पता था कि श्री रणविजय की वाइफ है, तो उसे थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा था कि रणविजय अपनी वाइफ को ऐसे कैसे ट्रीट कर रहा है। हालांकि वह ये तो जानती थी कि रणविजय श्री को यहाँ से टॉर्चर करने के लिए ही लाया है, लेकिन फिर भी वो रणविजय की वाइफ होने के नाते अच्छे कपड़े तो पहन ही सकती थी ना, लेकिन भला रणविजय से सवाल पूछने की हिम्मत वो कैसे कर सकती थी। इसलिए वो चुपचाप श्री के पास आई और उससे बोली, चलो श्री, तुम्हें तुम्हारे कपड़े दे देती हूँ। श्री, जो काफी देर से सिर झुकाए खड़ी हुई थी, एक नज़र रणविजय की तरफ देखा और चुपचाप उस मेड के साथ चली गई। कुछ देर बाद रणविजय वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रणविजय के जाने के बाद कावेरी माई, जो काफी वक्त से श्री से बात करने के लिए बेचैन हो रही थी, वो जल्दी से श्री के पास आई। श्री इस वक्त हॉल में ही डस्टिंग कर रही थी। कावेरी ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, श्री, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें रणविजय से नहीं बचा पाई। उद्धरण चिन्ह। तो श्री ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कावेरी माई के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, कावेरी माई, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो कोशिश की ना मुझे उनके गुस्से से बचाने की, पर मेरी बुरी किस्मत कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पर अब मैंने भी सोच लिया है कि शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है, और मुझे यहाँ रहकर अपने गुनाहों की सजा भुगतनी ही होगी। कावेरी माई नम आंखों से श्री को देख रही थी। वो श्री के चेहरे की मासूमियत को देखकर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि श्री से कोई गुनाह भी हुआ होगा। उन्होंने प्यार से श्री के गाल पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पर कभी भी खुद को अकेला मत समझना। कभी भी तुम बहुत परेशान हो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर लेना। मैं ये तो जानती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि बार बार मैं ये कोशिश करूँगी तब भी रणविजय तुम्हें वहाँ से ढूंढ ही निकालेगा, लेकिन तुम्हारे सुख दुख की साथी तो बन ही सकती हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। कावेरी माई की बात सुनकर श्री ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और वापस अपने काम में लग गई। कावेरी माई ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, रणविजय, तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो बेटा। इस लड़की को देखकर मुझे नहीं लगता है कि इसने कभी कुछ गलत किया होगा। योजक चिन्ह। रणविजय की गाड़ी चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुकी। रणविजय गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने कदम बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय को वहां देखकर वहां काम कर रहे सभी लोग जैसे अलर्ट हो गए थे। सभी लोग रणवीर के मूड से अच्छे से वाकिफ थे और कोई भी उसके गुस्से को झेलना नहीं चाहता था। रणविजय जाकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला गया और उसने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ ही देर में रणविजय अपने केबिन के सामने खड़ा था। रणविजय ने डोर ओपन किया और जैसे ही अंदर गया, उसे अपनी डेस्क के सामने ही चेयर पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आया। रणविजय जानता था कि ये कौन है, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया और जाकर अपनी रोलिंग चेयर पर बैठ गया और अपना लैपटॉप ओपन कर काम करने लगा। तभी सामने बैठे हुए शख्स ने कहा, रणविजय, मैं इतने वक्त बाद एब्रॉड से आया हूँ। ना तुमने मुझे हाय किया, ना हेलो, और ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। यार, कम से कम वेलकम तो कर सकते थे मेरा। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए कोई वक्त नहीं है अमन। पहले ये बताओ जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। सामने बैठा हुआ अमन मेहरा था, रणविजय का दोस्त। 15 जिसने अपनी उस बहन की जान अपने हाथों से ली। अब आगे। अमन मेहरा रणविजय का हम उम्र था और उसके बचपन का दोस्त था। पर्सनैलिटी में भी अमन मेहरा किसी से कम नहीं था। बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। हर काम को परफेक्ट तरीके से करना उसकी आदत थी। जब अमन कुछ नहीं बोला तो रणविजय ने अपनी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन से हटाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अमन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम श्री को अपने साथ लेकर आए हो? पर क्यों? उद्धरण चिन्ह।
अमन की बात सुनकर रणविजय का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, मैंने जो तुमसे पूछा है उसका जवाब दो, और मैं तुम्हारी किसी फालतू सवाल का जवाब नहीं देने वाला। उद्धरण चिन्ह। तो अमन ने इस बार जोर देते हुए कहा, क्योंकि मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि तुम श्री को अपने साथ क्यों रख रहे हो। तुम उसे कोई दूसरी सजा भी तो दे सकते हो ना, पर एक लड़की के साथ ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। वाकई में तुमने उससे शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और डेस्क पर रखी हुई अपनी सिगरेट निकालकर उसे सुलगाकर अपना सिर चेयर के हेडरेस्ट पर रखा और स्मोक करने लगा। अमन ने रणविजय को उसकी बात का जवाब देते नहीं देखा तो अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, जब तुम्हें मुझसे ढंग से बात ही नहीं करनी है तो मैं यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। जब तुम्हारा मन हो मेरे सवालों के जवाब देने का तब मुझे बुलाना। उद्धरण चिन्ह। रणविजय स्मोक करते हुए सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही उसे रोकते हुए कहा, नहीं की है मैंने उससे शादी। उद्धरण चिन्ह। अमन, जो डोर की तरफ जा ही रहा था, रणविजय की बात सुनकर उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसने पलटकर हैरानी से रणविजय की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ आते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुमने उससे शादी नहीं की है तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों है? क्या करने वाले तुम उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने तिरछी नजरों से अमन की तरफ देखा और कहा, बर्बाद करना चाहता हूं मैं उसे, पूरी तरह से तोड़ देना चाहता हूं। यहाँ तक उसकी रूह को भी जख्मी करना चाहता हूं। और कुछ सुनना चाहते हो? तो अमन को इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान उसका दोस्त रणविजय चौहान है, जो लड़कियों की इज्जत करना अच्छे से जानता था। कितना बदल गया था वो। अमन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रणविजय, तुम भूल रहे हो कि वो शिवांगी की बहन है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अमन की बात सुनकर रणविजय ने अपनी सिगरेट रखी और खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोर से डेस्क पर पटकते हुए कहा, उसकी बहन? वही बहन जिसने अपनी उस बहन की जान अपने हाथों से ली, जो उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सबसे ज्यादा वही उसे प्रोटेक्ट करती थी। उस बहन को मार डाला ना उसने। और तुम उस श्री का फेवर मेरे सामने क्यों कर रहे हो? मैं तो उसके साथ वही कर रहा हूँ जो वो डिजर्व करती है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रणविजय की आंखें एकदम से खतरनाक हो गई। अमन कुछ देर तो चुप रहा और फिर उसने रणविजय से कहा, पर किसी लड़की को सजा देने का ये तरीका सही नहीं है। तुम उसे कोई दूसरी सजा भी तो दे सकते थे ना। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचकर अमन ने पूछा, देखो मैं मानता हूँ कि तुम शिवांगी से बहुत प्यार करते थे। इस वक्त उसकी जुदाई के गम में कितनी ज्यादा डूबे हुए हो, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शिवांगी की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जमीर से नीचे गिर जाओ। उद्धरण चिन्ह। अमन की बात सुनकर रणविजय ने चेयर पर रखे हुए अपने कोट को उठाया और अपने हाथ पर डालते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो मैं देख लूंगा अमन। और बेहतर होगा कि तुम इन सब में मत पड़ो। उद्धरण चिन्ह। कहकर रणविजय बाहर निकल गया। वहीं अमन उसे जाते हुए देखता ही रह गया। योजक चिन्ह। रणविजय चौहान का मेंशन। श्री को पूरे मेंशन की सफाई करते हुए कई घंटे बीत गए थे। वो सुबह से बिना कुछ खाए पिए उस मेंशन की सफाई कर रही थी। ये मेंशन काफी बड़ा था, जिसकी सफाई करने में ही कम से कम 45 सर्वेंट को 3 से 4 घंटे लग जाते थे। वहीं सारा काम श्री अकेले कर रही थी। उसकी हालत इस वक्त बहुत बुरी हो गई थी। उसका छोटा सा मासूम सा चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था और बाल भी बिखरे हुए से हो गए थे। कावेरी माई को उसकी हालत देखकर बहुत दुख भी हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उन्होंने श्री की कोई भी मदद की तो रणविजय उन्हें नौकरी से निकाल सकता है, और अगर वही इस मेंशन से चली गईं तो श्री किससे अपने दुख को शेयर करेगी। श्री हॉल में खड़ी डस्टिंग कर रही थी कि तभी थोड़ी दूरी पर खड़ी 2 मेड आपस में बातें कर रही थी। नीलिमा, तुझे क्या लगता है कि बॉस इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तो नीलिमा ने कहा, मुझे तो लगता है बॉस इसे खरीद कर लेकर आए हैं इसलिए उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। पर हमें क्या, अगर हमें बॉस की नज़र में अच्छा बनना है तो हमें इसे भी और टॉर्चर करना चाहिए, क्योंकि बॉस भी तो यही चाहते हैं, इसे परेशान करना। उद्धरण चिन्ह।
नीलिमा के साथ खड़ी हुई मेड मालती ने भी स्माइल करते हुए कहा, ये तुमने सही कहा। अगर हमें बॉस की नज़र में अच्छा बनना है तो इसे टॉर्चर करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने ही आपस में कुछ बात की और श्री की तरफ बढ़ गई। श्री का ध्यान पूरी तरह से अपने काम में था। तभी मालती ने अपने हाथ बांधते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तभी नीलिमा ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें इसका नाम नहीं पता, इसका नाम है श्री। यही नाम है ना तुम्हारा। श्री, जो अपना काम कर रही थी, उसने नीलिमा और मालती की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो नीलिमा ने अपने नेल्स को देखते हुए कहा, अच्छा, दरअसल हमें मार्केट का कुछ काम है, तो जाओ और मार्केट से सामान लेकर आओ। 16 ये खूनी है। अब आगे। श्री ने अपना काम छोड़ा और फिर मालती से कहा, पर घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, आप किसी और को बोल दीजिए। आपको दिख रहा है ना कि मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ और अभी मेरा काफ़ी सारा काम बाकी है। उद्धरण चिन्ह। तो मालती ने एटीट्यूड से कहा, तुम हमें काम करने से मना कर रही हो। भूल गई, बॉस ने हमें क्या कहा था? बॉस ने यही कहा था कि तुम्हारी औकात इस घर में हमारी जैसी ही है, और वैसे भी एक तरह से तो तुम भी इस घर की नौकरानी ही हो, तो खुद को मालकिन समझने की कोशिश भी मत करना। और हम तुमसे सीनियर हैं, तो इसीलिए हम जो तुम्हें काम दे तुम्हें वो करना ही होगा। अब बोलो, जा रही हो या तुम्हारी शिकायत बॉस से करें? उद्धरण चिन्ह। श्री ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चली जाऊंगी। बताइए कौन सा काम करना है? उद्धरण चिन्ह। मालती ने नीलिमा से कहा, सारे सामान की लिस्ट से दे दो और कुछ पैसे भी। और हाँ, एक एक पैसे का हिसाब तुमसे लिया जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना कि हिसाब में कोई गड़बड़ ना होने पाए। कुछ ही देर में नीलिमा ने उसके हाथ में एक लिस्ट और कुछ पैसे थमा दिए और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में ये सारा सामान लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। कहकर दोनों ही वहां से चली गई। श्री ने अपने दोनों हाथों में पड़े हुए सामान की लिस्ट और पैसों को देखा और अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। उसने मन ही मन कहा, श्री, तू पैदल इतनी दूर मार्केट तक कैसे जाएगी? और सामान भी इतना सारा है, कैसे लेकर आएगी तू ये सब? रणविजय जी ने तो अपने यहाँ की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से मना किया हुआ है, इसलिए मैं गाड़ी लेकर भी नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए ही श्री के फेस पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन आ गए। फिर उसने थकी हुई आवाज में कहा, पर तुझे ये काम तो करना ही होगा ना, वरना अगर इन लोगों ने रणविजय से तेरी शिकायत कर दी तो फिर से उनका गुस्सा तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। सोचकर श्री ने अपने कदम मेन एंट्रांस की तरफ बढ़ा दिए। श्री अभी बाहर मेन गेट तक आई थी कि गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? गार्ड जानता था कि ये रणविजय की बीवी है, इसीलिए पैदल वो जैसे बाहर जा रही थी तो उस गार्ड को थोड़ी हैरानी भी हुई। तो श्री ने कहा, भैया, मुझे ये सामान लेने के लिए जाना है, बस इसीलिए मैं मार्केट जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। तो गार्ड ने कहा, आप तो कोई गाड़ी लेकर भी जा सकती थी, और ऐसे काम के लिए सर्वेंट हैं। गार्ड नहीं जानता था कि अंदर रणविजय ने सभी सर्वेंट्स को क्या ऑर्डर दिया है, इसलिए अभी तक वो इन सब बातों से अनजान था। तो श्री ने उस गार्ड से कहा, नहीं भैया, मुझे यहाँ का किसी भी सामान को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गार्ड को श्री की ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि भला रणविजय, जो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसकी बीवी को उसी के मेंशन के सामान को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अगर उसके बॉस का ऐसा ही ऑर्डर था तो भला वो अपने बॉस के खिलाफ कैसे जा सकता था? फिर उसने कुछ सोचकर श्री से कहा, मार्केट तो यहाँ से बहुत दूर है, आप पैदल कैसे वहां तक जाएंगी? उद्धरण चिन्ह। तो श्री ने कहा, मैं आगे से कोई ऑटो पकड़ लूंगी। तो गार्ड ने कहा, पर बेटा, ऑटो भी तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, कम से कम तुम्हें 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तब जाकर तुम्हें ऑटो मिलेगा। अगर साहब का ऑर्डर नहीं होता तो मैं खुद तुम्हें मार्केट लेकर जाता। उद्धरण चिन्ह। गार्ड को कहीं ना कहीं श्री को देखकर उस पर तरस भी आ रहा था, क्योंकि श्री ने इस वक्त सर्वेंट वाले कपड़े पहने हुए थे, जिससे गार्ड को समझते देर नहीं लगी कि श्री के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। लेकिन वो फिलहाल इस समय क्या कर सकता था सिवाय सिंपैथी जताने के। श्री ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं काका, मैं चली जाऊंगी।
उद्धरण चिन्ह कहकर श्री गेट से बाहर निकल गई। गार्ड ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, ये लड़की कितनी प्यारी है, फिर साहब इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह वहीं श्री पैदल ही पैदल वहां से आगे बढ़ रही थी। श्री काफी दूर तक निकल आई थी पर उसे वहां कहीं भी ऑटो नहीं मिला था। दरअसल ये मेंशन भीड़भाड़ वाली जगह से थोड़ी दूर बना हुआ था, इसीलिए वहां पर ऑटो या कैब मुश्किल से ही मिलती थी। आखिर 1.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद मुश्किल से श्री को एक ऑटो वाला मिला। श्री ने ऑटो वाले से कहा, भैया क्या आप मुझे मार्केट छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह तो ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब बैठिए। श्री जल्दी से ऑटो के पीछे बैठ गई। इतनी दूर तक चलने की वजह से उसकी टांगें भी दर्द कर रही थी और वैसे भी उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था और धूप भी बहुत तेज थी, जिस वजह से उसे चक्कर भी आने लगे थे। ऑटो के अंदर बैठते ही श्री ने एक चैन की सांस ली पर उसका प्यास से गला सूख रहा था। उसने ऑटो वाले से कहा, भैया क्या थोड़ा पानी मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। ऑटो वाले ने अपने पास रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लीजिए मेम साहब। उद्धरण चिन्ह श्री ने उसके हाथ से बोतल ली और जैसे ही वो पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे लगा जैसे अब उसकी जान में जान आई हो। उसने पानी की बोतल वापस ऑटो वाले को देते हुए कहा, थैंक यू भैया। उद्धरण चिन्ह ऑटो वाले ने वापस पानी की बोतल रखी और ऑटो चलाते हुए ही पूछा, बहन जी आप यहाँ पर इस तरह से अकेले। उद्धरण चिन्ह तो श्री ने कहा, हाँ वो जो बड़ा सा मेंशन है ना, मैं वहीं पर रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह तो ऑटो वाले को बड़ी हैरानी हुई कि अगर ये लड़की वहाँ रहती है तो भला उसके पास गाड़ियों की क्या कमी होगी। लेकिन श्री के कपड़े देखकर वो समझ गया कि जरूर ये वहां पर सर्वेंट होगी। ऑटो वाले ने अब उससे कोई सवाल नहीं पूछा और उसे मार्केट में उतारकर वहां से निकल गया। श्री ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट को देखा और एक ग्रोसरी शॉप की तरफ वो जा ही रही थी कि तभी उसके बगल में ही एक गाड़ी आकर रुकी। श्री उस गाड़ी से लगभग टकराते टकराते बची थी, इसीलिए वो 2 कदम पीछे हट गई। तभी उस गाड़ी की फ्रंट साइड का डोर ओपन हुआ और एक मिडिल एज की औरत उस गाड़ी से बाहर निकली। उस औरत को देखकर श्री का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। तभी वो औरत श्री की तरफ बढ़ी और गुस्से से एक जोर का थप्पड़ श्री के गाल पर लगा दिया। उस औरत के पीछे ही एक आदमी भी ड्राइविंग सीट से बाहर आया। इससे पहले कि श्री कुछ समझती, उस औरत ने श्री के दूसरे गाल पर भी जोर से थप्पड़ लगाया। तभी उस आदमी ने आकर जल्दी से उस औरत को पकड़ लिया और कहा, वसुधा ये क्या कर रही हो, क्या तुम देख नहीं रही हो कि ये मार्केट है। उद्धरण चिन्ह तो वो औरत जिसका नाम वसुधा था, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि ये इसी के लायक है मनोज। इसकी वजह से आज हमारी बेटी हमारे पास नहीं है। ये खूनी है, ये इस तरह से खुलेआम कैसे घूम सकती है। उद्धरण चिन्ह वहीं श्री जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, वो अपने गाल पर हाथ रखे नजरें झुकाई खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरते हुए नीचे गिर रहे थे पर उसकी हिम्मत नहीं हुई वसुधा से नजर मिलाने की भी।